अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया और उसमें हमने जो इकोलॉजी से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं वो सब हमने देखी। सबसे पहले हमने इकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इसके अलावा जो इकोसिस्टम के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, उनके बारे में हमने डिटेल्स से स्टडी किया। आज हम देखेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इकोसिस्टम है उसमें न्यूट्रिएंट्स का और बाकी सब चीज़ों का रीसाइकिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी रीसाइकलिंग नहीं होगी तो ये जो चीज़ें हैं ये अगर ख़त्म हो जाएं तो फिर क्या होगा कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो जो हैं अपनी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। वहीं से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, नाइट्रोजन भी वहीं से लेनी होती है, पानी लेते हैं वो अपनी इन्वायरमेंट से, और इसके अलावा बाकी जो गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन है वो भी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का रीसाइकिल होना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, ताकि वो जो इकोसिस्टम है वो सस्टेन करता रहे, वो चलता रहे। तो अब हम देखेंगे कि पहले तो ये कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते क्या हैं, और इसके बाद हम वन बाय वन कार्बन साइकिल को और नाइट्रोजन साइकिल को स्टडी करेंगे। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इसमें अब क्या बताया गया है? एनवायरनमेंट इज द सोर्स ऑफ मटेरियल्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स बायो एलिमेंट्स विच आर यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर बॉडीज एंड मेटाबॉलिज्म। कि जो एनवायरनमेंट है उससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मटेरियल्स लेते हैं और उससे वो उनकी बॉडीज़ के बनने के लिए भी ज़रूरी है, और मेटाबॉलिज्म जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर उनके लिए भी ज़रूरी है, जैसे डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। मटेरियल्स कंटिन्यूसली रिसाइकिल बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर द साइक्लिक पाथवेज through which materials move from environment to organisms and back to environment। ये जो साइकिल्स हैं ये साइक्लिक पाथवेज हैं। मतलब ये कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म से चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट पे जाती हैं और एनवायरनमेंट से दोबारा ऑर्गेनिजम्स में आती हैं, और इस तरीके से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, इसीलिए इसको साइक्लिक पाथवे कहा गया। अच्छा जी, बॉक्स में देखते हैं क्या है। सिंस सच मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल्स। इन्हें अब न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनकी साइक्लिंग होती है, रिसाइकलिंग होती है उनकी, और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिजम्स में जो है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन साइकिल। पहले हम देख लेते हैं कि कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है। कार्बन एटम इज द प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जो लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये उनकी जो है ना वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कार्बन से मिलके बहुत से जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बने हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं कार्बन उनका लाजमी जुज़्व है। अब कार्बन जो है वो हमारी इन्वायरमेंट में कहाँ पाया जाता है और किस शक्ल में? इट इज़ फाउंड इन ग्रेफाइट एंड डायमंड इन नेचर। नेचर में ये किस शक्ल में पाया जाता है? ग्रेफाइट और डायमंड की शक्ल में। इसके अलावा जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें ये पाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पे गैस की शक्ल में है, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में है, और ज़मीन में किस शक्ल में पाया जाता है? डायमंड और ग्रेफाइट की शक्ल में। तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो कहाँ से लेती हैं? उनके लिए जो मेन सोर्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, क्योंकि उसके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके तो प्लांट्स क्या करते हैं कि वो अपनी फूड बनाते हैं। इसके अलावा दूसरा सोर्स क्या है? पीट, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। इन सब के अंदर जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। कार्बोनेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट ऑल्सो गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। जो ज़मीन के अंदर जो कार्बोनेट्स हैं, यानी मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, तो ये जो हैं ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते रहते हैं, और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वहाँ से चली जाती है टू द एटमॉस्फेयर। कार्बन साइकिल इज़ अ परफेक्ट साइकिल इन द सेंस दैट कार्बन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर एज सून एज इट इज़ रिमूव्ड। ये कह रहे हैं कि जो कार्बन साइकिल है वो एक परफेक्ट साइकिल है। किस तरह से? कि कार्बन जैसे ही प्रोड्यूस होती है फ़ौरन से ये
चली जाती है एटमॉस्फेयर में। रिमूव कहाँ से होती है? अपने डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कार्बोनेट से जब ये हटेगी तो ये फ़ौरन से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाया गया है साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, कि एटमॉस्फेयर में जो है वो कार्बन प्रेजेंट होती है। ये चली गई यहाँ से प्लांट्स में। प्लांट्स को जब ये एनिमल्स खाएंगे, ये देखिए फिश ने इसको खाया, तो जब ये रिस्पायर करेगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और इस तरीके से फ़ौरन से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा हवा में चली जाती है। तो पहले एटमॉस्फेयर से आई एनिमल्स के अंदर, जब वो रिस्पायर करेंगे तो फिर से हवा में चली जाएगी। तो एक तो ये तरीका हो गया रिसाइकलिंग का। दूसरा ये है कि अगर एनिमल्स की या प्लांट्स की डेथ हो जाए तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनसे क्या होता है, जब वो जलते हैं तो जलने के अमल में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, जब ये रिस्पायर, क्योंकि प्लांट्स भी रिस्पायर कर रहे होते हैं क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स हैं, हमारी तरह वो भी सांस लेते हैं, तो जब वो रिस्पायर करते हैं, जब या जो सांस लेते हैं, तो फिर से रिस्पायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मकदार में हवा में शामिल हो जाती है। और अर्थ क्रस्ट जो है उससे भी जो है वो जैसे कार्बोनेट्स वगैरह हैं, तो उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में जाती रहती है और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। और आपने पीछे पढ़ा है कि ये एक कंप्लीट साइकिल है, क्योंकि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ये फ़ौरन से हवा में ऐड हो जाती है और इस तरीके से उसकी जो मकदार है फ़ौरन से पूरी हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि सबसे बड़ा प्रोसेस जो एटमॉस्फेयर से या पानी से लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड को लिविंग थिंग्स के अंदर, वो फोटोसिंथेसिस है। अब प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, यानी प्लांट्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से और उसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे ग्लूकोज में। इन दिस वे कार्बन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर्स। इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। दिस कार्बन एंटर्स फूड चेन। अब फूड चेन में वो कैसे एंटर होती है कि अब एक और सबसे पहले तो जो प्लांट्स हैं उनको जो हर्बीवोर्स हैं वो खाएंगे। तो अब जो कंपाउंड्स थे, यानी जो ग्लूकोज थी, वो चली गई हर्बीवोर्स में, प्लांट से हर्बीवोर में। हर्बीवोर को जब कार्निवोर खाएंगे तो अब वही जो कार्बन है वो चली जाएगी उन कार्निवोर्स में और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और इस तरीके से कार्बन जो है वो ट्रांसफ़र होती जाएगी, आगे से आगे चलती जाएगी। और किससे ट्रांसफ़र होगी? फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स एंड देन टू डीकम्पोजर्स। और जब डीकम्पोजर्स डीकम्पोज होंगे तो डीकम्पोज करेंगे लिविंग थिंग्स को, तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से हवा में जाएगी। और इसके अलावा जलने के अमल में जाती है, रेस्पायरेशन के थ्रू जाती है, डीकम्पोजिशन के थ्रू जाती है, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड बॉडीज बाय डीकम्पोजर्स। बर्निंग ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो एड्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। तो जो बड़े बड़े तरीके जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वापस जाती है एटमॉस्फेयर में, उसमें क्या है कि एक तो डीकम्पोजिशन है डेड बॉडीज़ की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, दोनों की। इसके अलावा बर्निंग से और तीसरा रेस्पायरेशन से। 3 मेन तरीके हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से हवा में शामिल हो जाती है। और सबसे जो बड़ा तरीका जिससे हवा से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आती है वो है फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है वो थोड़ा सा हमारी जो एनवायरनमेंट में है उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है, बैलेंस नहीं रहा। मतलब हवा में जो है वो नॉर्मली 0.3 to 0.4% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह क्या है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से हम अपना जो हमारी नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, उसको हम डैमेज कर रहे हैं। और जो नेचुरल जो एक बैलेंस था बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। किस तरह से कि हम प्लांट्स को काट रहे हैं या हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से और जो हम बहुत ज़्यादा मिकदार में लकड़ियों को जलाते हैं या जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसे गैस है, कोयला है, इन सब चीज़ों को जब हम जलाते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में एंटर हो जाती है। और चूँकि इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये जो है अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको दोबारा से हवा में जाने से रोक देती है। इस तरीके से हमारी एनवायरनमेंट में जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जिससे हमारा जो टेम्परेचर है हमारी एनवायरनमेंट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
और सबसे जो बड़ा जो इशू है आजकल दुनिया में वो ग्लोबल वार्मिंग है, या जिसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है आजकल की दुनिया का, कि किस तरीके से टेम्परेचर को कम किया जाए, कैसे दोबारा से दरख्तों को उगाया जाए, और इस तरीके से जो एनवायरनमेंट है उसके टेम्परेचर को कम किया जाए, क्योंकि ये ना हो कि कुछ अरसे के बाद टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाए कि हमारे लिए सर्वाइव करना जो है वही पॉसिबल ना रहे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बनती हैं नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन जो है वो हवा में तो बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होती है, तकरीबन 78% जो है हमारी एटमॉस्फेयर का वो नाइट्रोजन से बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं, हमारी बॉडीज़ जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो उस एलिमेंटल नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकें। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन जो हवा में प्रेजेंट है एलिमेंटल फॉर्म में, उसके लिए ज़रूरी है कि वो कन्वर्ट हो अपने डिफरेंट कंपाउंड्स में, ख़ास तौर पे नाइट्रेट्स में। अब ये जो नाइट्रेट्स हैं ये हवा में तो प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन ये चले जाते हैं ज़मीन में, यानी हवा में जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू नाइट्रेट्स। ये जो नाइट्रेट्स हैं ये चले जाते हैं ज़मीन में, और ज़मीन से फिर प्लांट्स जो हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हम डायरेक्टली नाइट्रेट्स को भी यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन है वो एंटर होती है इनटू द बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स, और फिर प्लांट्स जो हैं उसको यूज़ करते हैं, अपनी बॉडीज़ का हिस्सा बनाते हैं, और उसके बाद जो है वो जब हम प्लांट्स को खाते हैं तो फिर उनसे हमें प्रोटीन्स मिलती हैं, या हमें जो नाइट्रोजन है वो मिल रही होती है। इसके अलावा भी प्रोटीन्स के कई सोर्सेज हैं, जिसमें जो गोश्त वगैरह है वो भी शामिल है, अंडे भी शामिल हैं, लेकिन ये भी एक प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। अब हम देखते हैं कि नाइट्रेट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, उनके कौन कौन से तरीके हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। यानी जब एटमॉस्फेयर से जब नाइट्रोजन ज़मीन में आएगी तो वो किस किस तरीके से आएगी। इसके लिए जो पहला जो तरीका है इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये भी 2-3 तरीक़ों से होती है। फिक्सेशन का मतलब क्या है कि एलिमेंटल नाइट्रोजन जो है वो चेंज हो जाए इनटू नाइट्रेट्स। सबसे जो पहला इसका तरीका है दैट इज़ बाय थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। जब थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होती है तो हम सोच रहे होते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही फजूल सी एक चीज़ है, लेकिन असल में एक नेचर का तरीका है कि नाइट्रोजन को ज़मीन में से शामिल किया जाता है। और सबसे पहला इसका स्टेप क्या है कि जो गैशियस नाइट्रोजन है ये किस में कन्वर्ट होती है, उसके ऑक्साइड्स में, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर ये जो ऑक्साइड्स हैं नेक्स्ट स्टेप में ये अब डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, और फिर ये 2 चीज़ें बनाते हैं, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देन दीज ऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स दैट इज़ नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड्स। अब ये एसिड क्या करते हैं कि दे कंबाइन विद सॉल्ट्स। सबसे पहले ऑक्साइड्स मिले वाटर के साथ, उन्होंने बना लिया एसिड। अब एसिड्स मिलेंगे सॉल्ट्स के साथ टू प्रोड्यूस नाइट्रेट्स। इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के थ्रू हो रहा होता है, और इसमें सिर्फ जो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग है वही हो रही है एटमॉस्फेयर में, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हो रही। सेकंड क्या है, ये है ज़मीन के अंदर। यहाँ पे भी नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू इट्स कंपाउंड्स, लेकिन ये ज़मीन के अंदर हो रहा होता है। और ये किस तरह से होता है कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, वो क्या उनमें एबिलिटी होती है कि वो जो हवा में जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर सकती है इनटू नाइट्रेट्स। और या तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये सिर्फ सॉइल के अंदर होते हैं, या फिर कुछ जो हैं वो प्लांट्स की रूट्स के अंदर भी होते हैं, और उन प्लांट्स को हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। फलियों वाले जितने भी पौधे होते हैं उनमें उनकी जो जड़ें हैं उनके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया 2 तरह से पाए जाते हैं, या तो ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं इन द सॉइल, और दूसरा क्या कि ये सिम्बियॉन्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सिम्बियॉन्ट्स का भी आगे आप जाके पढ़ेंगे कि सिम्बियॉन्ट्स क्या चीज़ होते हैं।
तो क्योंकि वो मिल के रह रहे होते हैं प्लांट्स के साथ, और प्लांट्स को भी फ़ायदा दे रहे होते हैं कि उनके लिए ये एक तरह से खाद प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और साथ साथ दूसरी जो है वो फ्री लिविंग होते हैं सॉइल के अंदर। वहाँ पे वो अपना अलग से सिस्टम चला रहे होते हैं और उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो रूट्स के अंदर हैं वहाँ पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं उस प्लांट के ऊपर, फूड वहाँ से ले रहे हैं और उसके लिए जो है वो खाद प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि वो हवा की नाइट्रोजन लेके उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, प्लांट्स को भी देते हैं और ख़ुद भी यूज़ करते हैं। तो ये कहलाती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व हैं इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे सब कुछ सिर्फ एटमॉस्फेयर में हो रहा है, कोई लिविंग थिंग इन्वॉल्व नहीं है। इसके जो स्टेप्स हैं डिफरेंट, वो आपने याद करने हैं कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है और फिर थर्ड में क्या है। अच्छा जी, तीसरा जो है वो है आर्टिफिशियल तरीका। ये दोनों जो हैं ये तो नेचुरल तरीके हैं। तीसरा जो है वो आर्टिफिशियल है, जो इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जो है उसको भी ज़्यादा रखा जाता है और प्रेशर को भी ज़्यादा रखा जाता है। और इस तरीके से पहले क्या होता है कि अमोनिया प्रोड्यूस होती है और उसके बाद ये जो है ये चेंज होती है इनटू अमोनियम नाइट्रेट। तो ये 2 स्टेप्स में होता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कंबाइन किया जाता है बाय कीपिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई, एंड देन these two things combine to form ammonia which is further converted into ammonium nitrate। तो ये 3 तरीके हो गए नाइट्रोजन फिक्सेशन के या फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स के। अच्छा जी, पीछे आपने देखा कि जो हवा में नाइट्रोजन है जो एलिमेंटल फॉर्म में है उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में और उसको ज़मीन में लाया जाता है। तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ज़मीन में आ रही है। लेकिन एक और तरीका क्या है कि ज़मीन के अंदर जो डेड बॉडीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, या फिर जो वेस्ट हैं डिफरेंट नाइट्रोजिनस वेस्ट, तो उनके थ्रू जो उनके अंदर जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रेट्स। ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला जो है उसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन, जिसमें वो जो वेस्ट हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनिया। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें पहले नाइट्राइट्स बनते हैं और फिर जो है वो एंड पे नाइट्रेट्स बनते हैं। तो नाइट्राइट्स के जो बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, और इसमें जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जो है वो इसकी एग्जांपल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। और एंड पे जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, जब वो नाइट्रोसोमोनास जिसकी एग्जांपल है, जब वो बना चुकते हैं नाइट्राइट्स, तो फिर नाइट्राइट्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया। मिसाल के तौर पे जो यहाँ पे दिया गया है नाइट्रोबैक्टर। अच्छा जी, अब इन दोनों तरीक़ों से, यानी हवा से भी और जो ज़मीन के अंदर जो वेस्ट वगैरह हैं, उन दोनों के थ्रू जब नाइट्रोजन या नाइट्रेट्स जो हैं वो ज़मीन में आ जाते हैं, उसके बाद प्लांट्स जो हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर नाइट्रेट्स जो हैं वो उनके अंदर जब चले जाते हैं तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं, वो उनसे अपनी प्रोटीन्स बनाते हैं। उनके जो पहले वाली प्रोटीन्स उनके अंदर जो प्रेजेंट थी, जो नाइट्रेट्स से आई हैं, उनको वो चेंज करके और अपनी मर्ज़ी की प्रोटीन्स बनाते हैं और अपने जिस्म का हिस्सा बना लेते हैं, और इस चीज़ को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब इन सब तरीक़ों से प्लांट्स के अंदर तो आ गई, यानी हवा से भी और ज़मीन से भी जो नाइट्रोजन है वो आ गई प्लांट्स के अंदर और उनके जिस्म का हिस्सा बन गई। लेकिन अब जो ज़मीन उनके अंदर से अब बाकी दोबारा से जो एटमॉस्फेयर में जाएगी, उसका जो तरीका है वो क्या है कि दोबारा से अब इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रोजन गैस, और ये जो प्रोसेस है इट इज़ नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। और जो बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं दे आर नोन एज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो इनके थ्रू जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, दे आर अगेन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन और दोबारा से वो हवा में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन साइकिल आपको डिटेल से दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है, यहाँ से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग से जो है ये चली जाती है ज़मीन के अंदर। और इसके अलावा दूसरा जो तरीका क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, वो अमोनिया बनाते हैं। फिर अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होती है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से नाइट्राइट्स में, फिर नाइट्रेट्स में,
और दोबारा से जब उन प्लांट्स में चली जाती है तो फिर डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू ये दोबारा से हवा में शामिल हो जाती है।